So today we will study the mathematical proof of law of conservation of energy. पहले law of conservation of energy का meaning समझ लो क्या कहता है ये. Law of conservation of energy. Can anybody tell me what the word conservation means? कंजर्व होने का मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़े थे अपन ने चैप्टर 1 में. तो कंजर्वेशन का मतलब होता है पासिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नो, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, फिक्स रहना, कम भी नहीं होना और ज्यादा भी नहीं होना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इंटरैक्शन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरैक्शन. टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है कि इस पूरी दुनिया में जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है. जब एक प्रकार की एनर्जी कम हो जाती है तो दूसरी टाइप की एनर्जी बढ़ जाती है. जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है तो काइनेटिक बढ़ जाती है. जब काइनेटिक कम हो जाती है तो पोटेंशियल बढ़ जाती है. लेकिन दोनों का प्लस करो तो हमेशा सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है. तो उसका स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? तो स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड. क्या एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं आप? एनर्जी बना सकते हैं? नहीं. ये एनर्जी कब बनी थी? तो जब ये दुनिया बनी थी तब इस दुनिया को बनाने वाले ने एनर्जी बनाया था. अब हम एनर्जी बना नहीं सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. So energy can neither be created nor be destroyed. एनर्जी को हम खत्म भी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते. अगर रास्ते में काउडंग पड़ा हुआ है सूखा हुआ और आप बोले कि काउडंग में केमिकल एनर्जी, हम उसको खत्म कर देंगे. आपने उसमें मिट्टी का तेल डाले और माचिस की लकड़ी लगा दी, बोले उसको जला देंगे, खत्म कर देंगे. तो काउडंग की जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी बन जाएगी. तो एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another form. The total energy in the universe, always remains constant. Always remains constant. टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती. एक गायब हो जाती तो दूसरी आ जाती, दूसरी गायब हो जाती तो तीसरी आ जाती, लेकिन या पहली आ जाती, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ना चाहिए अपन ने. कैन यू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का कौन सा चीज है दुनिया में? बल्ब, एलईडी. यस, लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बल्ब कन्वर्ट करके देता है. लेकिन लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करके देता है? क्या सोलर सेल कर देता है? यस, सोलर सेल क्या करता है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. पता है ना सोलर सेल? हाँ, नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में डिटेल में आएगा. क्या लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप? कैसे? बाय यूजिंग अ हीटर. लेकिन हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते क्या? तो यस, सोलर पैनल तो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी बनाता है. हीट को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? कई टेक्स्ट बुक में ऐसा वर्ड तो नहीं आया थर्मोकपल? थर्मोकपल क्या होता है? ये थर्मोकपल, तो थर्मोकपल यानी होता है दो वायर्स. एक वायर होता है कॉपर वायर, कॉपर का पुराने जमाने में नाम क्यूप्रम था, Cu. और एक वायर होता है आयरन वायर, Fe यानी फेरम, फेरम यानी आयरन, है ना. वल्लभ भाई पटेल was called Iron Man, लोह पुरुष. He was very strict. आयरन में तो कॉपर, आयरन. और क्या करते हैं मालूम है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गिनने का एक मीटर लगाते हैं.
करंट गिनने का एक मीटर आता है, जैसे अपने गाड़ी का स्पीडोमीटर रहता है स्पीड गिनने का, वैसा करंट गिनने का भी एक मीटर आता है। उसके बारे में आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे, साइंस में 9th में, सॉरी। तो ये जो एक किनारा रहता है जॉइंट, इसको थर्मोकपल क्यों बोले? कपल यानी देयर आर 2 वायर्स, आपको पता है कपल यानी 2 होता है, तो देयर आर 2 वायर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कपल। और थर्मो इसलिए कह रहे कि इसका एक जॉइंट जो है, यहाँ कॉपर वायर और आयरन वायर जहाँ ज्वाइंट हुआ है, यहाँ पर आइस रहेगा, ठंडा ठंडा एकदम, बर्फ रहेगा, आइस एकदम चिल्ड, कोल्ड, और यहाँ पर रहेगा हॉट जंक्शन, यहाँ पर जलाएंगे आग, कैंडल, और ये जो जॉइंट है इसका नाम रहता है हॉट जॉइंट, जंक्शन बोलते हैं, हॉट जॉइंट, कोल्ड जॉइंट। और एक साइंटिस्ट है जिनका सरनेम था सीबेक, सीबेक नहीं, सीबेक। तो सीबेक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि 2 वायर्स को ज्वाइन कर दिया जाए, एक जगह ठंडा कर दिया जाए, एक जगह गर्म कर दिया जाए, तो हीट के कारण वायर में के इलेक्ट्रॉन्स भागने लग जाते हैं, और वायर में इलेक्ट्रॉन्स भाग जाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। आपको समझता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? करंट यानी क्या होता है? फ्लो होना। अगर जो न्यूज मार्केट में फ्लो हो रही, जो न्यूज चैनल्स पर चल रही, तो बोलते करंट न्यूज है, बोलते ये तो। और जो पैसा लोगों के हाथ में घूमते रहता, हम बोलते करेंसी है ये इस देश की। करेंसी यानी करंट यानी फ्लो होना, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स का भागना वायर के अंदर में। तो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, कहां से कहां भागते हैं? तो हॉट कॉफी याद रखने का है, हॉट जंक्शन पर यहाँ पर करंट कॉपर से आयरन में जाता है, करंट का डायरेक्शन ऐसा रहता है, ये यहाँ से गर्म किनारे पर, यहाँ से लोहे में से इलेक्ट्रॉन भागते हैं, ऐसे ऐसा करंट भागता, सॉरी करंट भागता है यहाँ से और ऐसा जाता है वायर में। तो यहाँ क्या होगा? हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये थर्मोकपल है, थर्मो यानी क्योंकि हीट, थर्म यानी हीट होता है, थर्मोस में चाय गर्म रहती, हीट, तो थर्मोकपल 2 वायर्स। तो थर्मोकपल क्या करता है? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो हीटर। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या यूज करेंगे? हाँ, लाउड स्पीकर यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाउड स्पीकर में जाएंगे और साउंड बन के आएंगी, जोर जोर से आवाज बन के आएंगी। क्या साउंड एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? कैसे? हाँ, बाय यूजिंग अ माइक्रोफोन, जिसको लोग ओनली माइक बोल देते हैं। तो माइक्रोफोन है जो मैंने पहना है, बोल रहा हूँ जिसमें मैं, तो माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट बना देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या टेक्स्ट बुक में और भी कुछ दिया है? क्या प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बारे में दिया है? क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेकेंडरी सेल देखो क्या है, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी बना देता है? केमिकल एनर्जी। ये कौन सा सेकेंडरी सेल है? तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो सेल होता है, बैटरी होती है ना, वो सेकेंडरी सेल है। इलेक्ट्रिक करंट उसमें आता है और हमारे मोबाइल फोन की बैटरी में केमिकल चेंज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। और प्राइमरी सेल जो होता है वो घड़ी का सेल होता है। प्राइमरी सेल हम वॉच में, क्लॉक में डालते हैं, घड़ी में। तो प्राइमरी सेल क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? केमिकल भरा होता है, और वो हमको क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर की घड़ी चलती है। तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज इनटू वेरियस अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। क्या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बना सकते हैं? हाँ, फैन में बनता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी फैन में बनता है। और काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते क्या? हाँ, जैसे विंड मिल, नाम सुने विंड मिल? पवन चक्की, बड़ा बहुत बड़ा फैन होता लगा हुआ, और हवा आती तो गोल गोल घूमता, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती। और वो कैसे जनरेट होती है? एक गरीब बच्चे ने समझाया था कि हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाना चाहिए। जनरेट वर्ड तो गलत है, क्रिएट नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहूँ, बनाना है, फिर से वही कह देते। तो वो उस बच्चे ने बड़ा होकर समझाया था, और उस बच्चे का नाम था माइकल फैराडे। उस बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, स्कूल जाने के लिए, और उसके मम्मी और जॉब करते थे, बर्तन पोछे का काम करते थे।
और वो लड़का बुक बाइंडिंग की दुकान में नौकरी करने लगा। और बुक बाइंडिंग की दुकान में नौकरी करते करते कुछ बुक्स इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर आती थी बाइंडिंग करवाने के लिए, कुछ बुक्स मैग्नेटिज्म नाम के टॉपिक पर आती थी बाइंडिंग करवाने के लिए। बुक बाइंडिंग समझती है ना? तो वो करते करते वो क्या करता था, बुक बाइंडिंग करते करते बुक पढ़ भी लेता था, जितना समझा उतना समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा। फिर वो प्रैक्टिकल करने लगा। ये सब 9th में दिया है, 10th में और डिटेल में ज्यादा दिया है, यस करेक्ट, और 12th में और भी बहुत ज्यादा डिटेल में दिया फिजिक्स में। तो लड़के ने प्रैक्टिकल करके देखा घर पे, और एक दिन उसने डिस्कवर कर लिया कि मैग्नेट्स यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करना। और फिर उसने वहां के प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड को बताया। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि आपकी ये डिस्कवरी से क्या फायदा होगा? तो उसने कहा आप हम पर टैक्स लगा सकोगे इससे। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करना ये इंग्लैंड में एक जन ने बताया, और उसके एक साल पहले अमेरिका के भी एक साइंटिस्ट ने बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते। तो दोनों भी साइंटिस्ट हो गए। क्या आपको पता नाइलॉन वर्ड कैसा है? नाइलॉन की रस्सी रहती ना, नाइलॉन। तो एक केमिस्ट ने, न्यूयॉर्क का एक केमिस्ट था, उसने बनाया नाइलॉन की रस्सी, और लंदन का एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसने भी बनाया नाइलॉन की रस्सी। दोनों ने अपने अपने देश में सेम टाइम पे बना लिए। बोले कौन से साइंटिस्ट को ज्यादा क्रेडिट देना? दोनों साइंटिस्ट ने सेम केमिकल बनाया नाइलॉन। तो बोले न्यूयॉर्क वाला और लंदन वाला दोनों का नाम मिला के वो रस्सी को नाइलॉन नाम दे दिया, नाइलॉन। हाँ, उसके 3 है, लेकिन बाद में आया ना, NY वाले के पहले आए, इसलिए 2। न्याय होकर रहेगा। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। ध्यान से समझना, जो स्टेप नहीं समझी वो पूछना है, बिल्कुल भी शर्मिला टैगोर नहीं बनना है। तो सुनो, सपोज देयर इज फ्री फॉल, देयर इज हैपनिंग अ फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? फुकट में गिरना नहीं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ only and only because of the earth's gravitational force, then we say that the object is under free fall. अगर कोई चीज अर्थ की तरफ गिर रही है और उस चीज को मैग्नेट नहीं खींच रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं खींच रही, सिर्फ एक ही फोर्स है जो उसको अर्थ की तरफ खींच रहा है, अगर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है और उसी के कारण वो अर्थ की तरफ आ रही, तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में है, फ्री फॉल। और जब कोई चीज फ्री फॉल में होती है तो उसमें वेटलेसनेस फील होता है। अगर आपको महसूस करना है कि आपका वेट 0 हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं मालूम है? एक वेट गिनने की मशीन लो, लिफ्ट में रख दो, लिफ्ट के कैबिन में, और उस पर खड़े हो जाओ और अपना वेट गिनो। जो भी आपका वेट है, 450, 500 जो भी है, ज्यादा कहाँ हुआ, बराबर बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आप लोगों का, आप में से हर एक का वेट कम से कम 400 तो होंगे ही। यस, आपको वेट का मतलब ही नहीं मालूम अभी। जब आप 10th में जाओगे तब पता चलेगा। अभी आपका मास आपको मालूम है। हाँ, मास इनटू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। वो बाद में समझाऊंगा। पुलिस भर्ती में अगर आपने ईमानदारी से लिख दिए कि माय वेट इज 500, 600, तो आपको नौकरी नहीं लगेगी पुलिस में कभी। और जब आप वहां जाओगे पर्सनली तो बोलेंगे अरे आप तो ऐसे दिखते नहीं, लिखे क्यों 500, 600? तो बाद में समझाऊंगा वो। तो समझो, आपका जो भी, क्या बोल रहा था मैं, वेट है, तो आप वेट गिनने की मशीन पे खड़े हो गए, आपका वेट बताइए, उसने 400, 500 जो भी है, और आपने कहा अपने पापा को, पापा लिफ्ट के कैबिन का केबल काट दीजिए। और क्या हुआ? वो जो कैबिन है, लिफ्ट का कैबिन समझता है ना, वो गिर रहा है नीचे, और उसको कौन खींच रहा है? रस्सी बांध के कोई खींच रहा है नीचे? नहीं, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे आ रहा है। और उस समय आप वेट गिनने की मशीन में देखो आपका वेट कितना दिख रहा है। इट विल शो योर वेट टू बी 0। वो आपका वेट 0 बताएगी, और आपको महसूस भी होगा हल्कापन। आपको ऐसा लगेगा कि आप हल्के हो गए अचानक से। हाँ, मोर एंड मोर ब्लड विल फ्लो इनटू योर हेड। सिर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, पैर में कम होगा। वो तो ग्रेविटी, अर्थ पे हमको ग्रेविटेशनल फोर्स पैर के तरफ ब्लड सर्कुलेशन खींच लेता है, लेकिन जो स्पेस में जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, उनका चेहरा सूज जाता है, मोटा हो जाता है बिल्कुल, दिमाग की नस भी फट सकती। जाने दो, काम की बात करते हैं। फ्री फॉल, व्हाट इज फ्री फॉल? If an object is falling towards the surface of the earth only and only because of the earth's gravitational force,
we say that the object is under the condition of free fall. तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हमेशा जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितना रहता है? 0. तो ये है सपोज पॉइंट ए, क्या नाम है इसका? पॉइंट ए. और ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ये ग्राउंड यहाँ पर है, द ग्राउंड इज एट अ हाइट h, हाइट h. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh है ना. और काइनेटिक एनर्जी कितनी है अभी पत्थर में? 0 है. क्यों? क्योंकि पत्थर को हमने फेंके ही नहीं, अभी पॉइंट ए पर ही रुका कर रखे, हाथ में पकड़ के रखे. तो उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है. तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? क्या ये पत्थर में हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी चमक रहा है? नहीं. उसमें हाइट पर है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है, चल रहा नहीं इसलिए काइनेटिक नहीं है. तो काइनेटिक एनर्जी यानी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. पोटेंशियल किती आहे? mgh आणि काइनेटिक एनर्जी किती आहे? 0. तर टोटल एनर्जी किती झाली? mgh. आणि कोणत्या पॉइंटवर? ए. पॉइंट ए वर ह्या दगडमध्ये mgh एवढी स्थितिज ऊर्जा आहे, इतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है जब वो पॉइंट ए पर है तो, है ना. अब ये स्टोन यहां से गिरकर नीचे आया, यहां तक आया, पॉइंट बी तक. पॉइंट बी तक क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी? यस. क्या इसमें एक्सेलरेशन आया होगा? कौन सा एक्सेलरेशन? क्यों आया एक्सेलरेशन? ग्रेविटी के कारण. तो हम उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज आना. गाड़ी का एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड बढ़ा देता है तो कम कर देता. तो वेलोसिटी का बढ़ जाना या कम हो जाना इसको एक्सेलरेशन, है ना. तो जब स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन आ गया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया. क्यों आया? ग्रेविटी के कारण, खींचने के कारण आया. तो दिस इज एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. जी अब ध्यान से समझो, न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे हम यहाँ इसकी वेलोसिटी पता करने के लिए. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब मान लो a से ये स्टोन गिरना चालू हुआ था और b तक आ गया, तो a से b तक उसने कितना डिस्टेंस चल लिया स्टोन ने? तो मान लो x. लेट अस सपोज द स्टोन हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b. तो अब मैं क्या लिखूंगा? देखो, vb स्क्वायर वेलोसिटी एट b स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 स्क्वायर प्लस 2. एक ही जगह में g लिखूंगा. a यानी एक्सेलरेशन, a यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू आंसर सर, लेकिन g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और s यानी क्या होता? कितना डिस्टेंस? तो कितना डिस्टेंस गिरा ये? x. तो vb स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2gx. 2gx. यहाँ तक समझी कहानी? पक्का? अब देखते हैं कि यहाँ पॉइंट बी पर जब वो स्टोन है तो उसमें टोटल एनर्जी कितनी है. तो पॉइंट बी पर जब स्टोन है तो उसमें टोटल एनर्जी इज इक्वल टू है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. क्या दोनों एनर्जीज एक साथ रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट. अब बताओ ये स्टोन जब बी पर पहुंच गया, व्हेन द स्टोन रीचेस पॉइंट बी, इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से? क्या मैं ऐसा कह सकता कि पूरे एच में से x निकाल दो तो बची हुई हाइट है? तो क्या मैं हाइट की जगह ऐसा लिख सकता h माइनस x? चलेगा? पूरा h में से x निकाल दो तो ये बची हुई हाइट है b पर. समझ में आता है? ओके, वेरी गुड. प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ m v स्क्वायर. v यानी vb स्क्वायर, क्योंकि हम b की टोटल एनर्जी कहाँ की पता कर रहे हैं? b की, बड़ी b. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू mgh माइनस mgx प्लस हाफ m vb स्क्वायर यानी क्या होता? 2gx. लिख दो 2gx. क्या ये हाफ और 2 कैंसिल हो गए?
टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, mgh माइनस mgx प्लस क्या बचा 1 mgx। क्या माइनस mgx और प्लस mgx कैंसिल हो जाएंगे? क्या टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू mgh होगी? अरे वाह, टोटल एनर्जी एट ए भी mgh थी और टोटल एनर्जी एट बी भी mgh है। क्या टोटल एनर्जी एट सी भी mgh रहेंगी? क्या हर जगह टोटल एनर्जी सेम रहती है? यस, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो अब हम पता करते हैं पॉइंट सी पर। पॉइंट सी बहुत नीचे है तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये पॉइंट सी है। अब ये जो दगड़ था स्टोन, ये नीचे आ गया पॉइंट सी पर, है ना। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आने पर इसके फाइनल वेलोसिटी क्या होंगी? वीसी स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला लगाया हमने, यही वाला है ऊपर जैसा, सिर्फ ये b का था, अब हम c पे लगा रहे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2g, और s यानी क्या है? डिस्टेंस। जब a से गिरा पत्थर और c पर आया तो कितना डिस्टेंस चला? हाइट h के बराबर। नहीं समझे? स्टोन कहां से गिरा? a से, और अभी कहां है? c पर। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? h के बराबर, है ना बॉयज? लिख दो h, 2gh। पक्का चलेगा ना? तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2gh। अच्छा, ये तो वेलोसिटी का हो गया। टोटल एनर्जी एट c इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल एनर्जी एट c इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट c प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट c। पोटेंशियल एनर्जी एट c कितनी है? m इंटू जी इंटू 0। क्यों? जब स्टोन नीचे पहुंच गया पॉइंट सी पर तो कितने हाइट पर है ग्राउंड से? वो 0 हाइट, ग्राउंड पर ही तो आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m vc स्क्वायर। तो क्या हो गया? mg इंटू 0 विल बी 0 प्लस हाफ m vc स्क्वायर की जगह क्या होगा? 2gh। 2gh। क्या ये 2 और 2 कैंसिल हो गए डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले? क्या यहाँ सिर्फ mgh बचा? यस। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जब पत्थर ऊपर था ए पर तो भी उसमें टोटल एनर्जी mgh थी, जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा तो भी टोटल एनर्जी mgh थी, और जब वो स्टोन नीचे पॉइंट सी पर पहुंचा तो भी टोटल एनर्जी mgh है। मतलब टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। जब पत्थर ऊपर था तो पोटेंशियल ज्यादा थी, काइनेटिक 0 थी, देखो। और जब पत्थर सी पर आ गया तो पोटेंशियल 0 हो गई, काइनेटिक बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन टोटल मिला है तो हमेशा mgh mgh mgh। क्या बोलते हैं? सब गलत गलत पढ़ा दे रहा, कुछ भी सही है ना? एग्जाम में आया तो लिख लेंगे। कितने मार्क्स के लिए पूछना चाहिए ये? 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो एक डेफिनेशन और ये मिला के 5 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे टेस्ट में। इसको कल रिवाइज करेंगे क्या एक बार? फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इसको एक बार रिवाइज करके कल आगे बढ़ेंगे। अभी रुक जाते हैं। प्लीज क्लोज द वीडियो।